देखा होगा अभी एनक्रोचमेंट के नाम पे इन्होंने पूरे पहाड़ों में जी 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 बिल्कुल अतिक्रमण हटाने का उसमें भी हम अभियान साथ चालू थे किया। बिल्कुल। और आपने देखा होगा कि जो हमारे भाई लोग पलायन रोक करके झुग्गी झोपड़ी बना करके कोई गांव की दाल बेच रहा है, कोई गांव की सब्जी बेच रहा है, उनकी दुकानें तोड़ी बिल्कुल। उन्होंने पक्का कंस्ट्रक्शन नहीं किया है। वो छोटे छोटे खोखे लगा करके बेचारे कोई एक्सीडेंट हो जाता है उनकी मदद करने पहुंच जाते हैं। हाईवे पे किसी को पानी चाहिए उनको पानी मिल जाता है, दाल बेच करके अपने रोजी रोटी चला रहे हैं। पलायन रुका हुआ है, आज गांव बचा हुआ है पलायन से। लेकिन ये अतिक्रमण हटाने के नाम पे उनको जाते हैं बुलडोजर से उनको हटा देते हैं, लेकिन पक्के पक्के जो बिल्डिंगें बन गई हैं नदी नालों के ऊपर उनको इनको छेड़ने की भी हिम्मत नहीं होती है। उनके लिए सब कुछ है, जैसे हमने कहा हमारे पास सब कुछ है, हम पे सारे कागज हैं, सारे एविडेंसेस है, उनको ये हिला नहीं पा रहे हैं, ठेके को हटा नहीं पा रहे हैं, एनक्रोचमेंट को हटा नहीं पा रहे हैं। लेकिन उन भाइयों को जरूर परेशान करेंगे जो गांव में अपने 2-4 रोजी रोटी कमा रहे हैं। मैंने यही कहा। नमस्कार, मैं अमित गुदेल और आप देख रहे हैं उत्तराखंड हलचल। तो आपने देखा कि उत्तराखंड में खारा स्रोत एक ऐसी जगह बन चुका है जहां पर बीते कई दिनों से जो आंदोलनकारी हैं वो शराब के ठेके का विरोध कर रहे हैं। पर यहां पर इस पहलू और मैं कहूंगा इस मोड़ पर ये पूरा मामला आ गया है जहां पर शराब का ठेका ही मुद्दा नहीं है, अन्य कई मुद्दे इसमें जुड़ गए हैं। और आज इस पर एक प्रेस वार्ता रयाल जी ने की है, जो इस पूरे आंदोलन में शुरुआत से ही इसकी शुरुआत भी जिन्होंने की और शुरुआत से इस पूरे आंदोलन में थे। रयाल जी, अब जो मुद्दे हैं, शराब का ठेका केवल मुद्दा है, उसके अलावा अन्य कौन कौन से मुद्दे इसमें जुड़ चुके हैं? देखिए, इसमें सबसे बड़ा मुद्दा तो यही जुड़ गया है कि ठेका तो शुरुआत जैसे हुई, ठेके के साथ अब एक सबसे बड़ा मुद्दा ये जुड़ चुका है कि पूरे उत्तराखंड में एक तो शराब प्रदेश बनाने की तैयारी चल रही है, दूसरा धार्मिक आस्थाओं को खत्म करने की तैयारी चल रही है, पूंजी विवाद को बढ़ावा देने का काम चल रहा है, तीसरा जो पूरे उत्तराखंड के सबसे बड़ी संपदा क्या है, वन संपदा है, इस वन संपदा को लूटने का तैयारी चल रही है और हो भी गया, बहुत जगह लूट हो भी चुकी है। तो ये सारी चीजें बहुत बड़ी बड़ी कठिनाइयां और बहुत बड़े बड़े जो चोरियां हैं ये हमारे प्रदेश में हो रही है। जी। खारा स्रोत में एक सर्वे किया जाता है, वो भी सर्वे उसके बाद हुआ जब विरोध होना शुरू हुआ। देखिए, ये कहानी मैंने जैसे रयाल जी ने कहा कि ये कहानी विरोध के तौर पे ही शुरू हुई थी, जिसमें एक हत्या होती है, उसके बाद ये सारा प्रकरण शुरू होता है। प्रकरण के बाद लोग वहां पर बैठते हैं और उसके बाद मांग करते हैं कि ये ठेका यहां से हट जाना चाहिए। उसके बाद एक सर्वे किया गया, उस सर्वे में क्या कुछ निकल कर आया, क्योंकि ये बड़ा महत्वपूर्ण है। और जैसे सुनिएगा गौर से कि असल में हुआ क्या है खारा स्रोत में, वो बताइएगा रयाल जी। देखिए, मैं बताता हूं आपको। और दूसरा ये है कि इस समय उत्तराखंड की स्थिति क्या हो रखी है, ठग, ठेका और ठेकेदार, जी, ये तीनों है मालो माल। और बाकी रोजगार, स्वास्थ्य और ये जो चीजें हैं ये सब खत्म हो गई, इनके बेहाल। तो जो मैं सब शुरू से बताता हूँ आपको, पहले जो ठेके का विरोध हुआ, ठेका हटाने को लेकर के उन्होंने लिखित भी दिया, जिस दिन एक बॉडी को हम एनएच पे लाते हैं ताकि उस परिवार को कुछ न्याय मिल सके। बिल्कुल। तो उस बॉडी को जब एनएच पे रखा, उस पे हम पे मुकदमे भी लग गए, लेकिन जब एनएच पे रखा तभी जाके उस परिवार को न्याय मिला, कुछ आर्थिक सहायता हुई। अभी भी उससे अलावा जो मंत्री जी की तरफ से और सरकार की तरफ से उसकी नहीं हुई। वो रणवत ने जो हेल्प की है 10 लाख अपना ठेका को चालू करने के लिए, उस जाम को हटवाने के लिए, उसके अलावा कोई मदद नहीं हुई। उसके बाद लिखित भी दिया वहां पे इन्होंने, ज्वाइंट उसी दिन जिस दिन लाश हमने वहां पे रखी थी उस भाई की, लिखित दिया कि ठेका को हटाया जाएगा, उसी दिन लिख के दिया सबने संयुक्त रूप से। लेकिन 12 घंटे भी नहीं हुई थी अंत्येष्टि किए हुए, उन्होंने ठेका को पूरी पुलिस फोर्स के साथ खोल दिया। हम तुरंत वहां पहुंचे, हमने बंद करा और पूरे लोगों को वहां बुला के 2-3 दिन बंद रखा, खुद तालाबंदी भी करी, खुद से उस ठेके की खुद से तालाबंदी करी, सील लगाया। लेकिन आपने देखा होगा ये पूरा शर्मसार करने वाला कि हमारी बहनों को, हमारी माताओं को उस विभाग के जो आबकारी विभाग के, उनको पूरी लाइन पे लगा दिया शराब बिकवाने के लिए। कितनी शर्मसार की बात थी ये पूरे देवभूमि के लिए। हमारा जो नरेंद्र नगर विधानसभा है, ये दोनों रूट से, एक बद्रीनाथ हाईवे से चले जाओ चाहे ऊपर से चले जाओ आप चंबा वाली रूट से, ये दोनों रूट से 4 धाम की अगुवाई करता है। द्वार है दोनों तरफ से, और उन दोनों तरफ से इसमें शराब का द्वार पे शराब का ठेका खोल दिया गया है, जो कि हमारे लिए एक बहुत शर्म का विषय है। और सुबोध उनियाल जी के इस विधानसभा में 8 ठेके खोले जा चुके हैं। उसके बाद जब हमने ठेके का विरोध किया, फिर हमें पहले पता चला, कागज निकलवाए हमने, तो सबसे पहला कागज मिला कि लीज डीड। लीज डीड में इसको जो जगह दी गई थी वो दी गई थी 100 स्क्वायर मीटर। बिल्कुल। हमारे साथ जो साथी लोग थे उन्होंने देखा, तो हमने उसको नापा खुद से, तो निकला ये 214 से ज्यादा। यानी कि उस लीज में साफ साफ लिखा हुआ था 11वां बिंदु में कि अगर एक भी नॉर्म्स पूरे नहीं होते हैं तो कैंसिल हो जाएगा, ऑटोमेटिक कैंसिल, करने की जरूरत नहीं है। तो वो उनको
ऊपर से जैसे हमने नापा और ये बात उठाया, मुद्दा इसको उठाया मीडिया में, अपने लोकल चैनल की वजह से हमारी बात आज पूरे प्रदेश में सुनी जा रही है, अन्यथा अब तो कोई हमें को सुनने वाला भी नहीं है इस प्रदेश में। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। तो उसके बाद ये मुद्दा जब उठा तो इन्होंने तुरंत आदेश किया और वहां से अगले दिन ही पूरा 114 जो एक्स्ट्रा था उसको हटा दिया गया और उस ठेके को बचा दिया। ठीक है, फिर ठेका को पूरी फोर्स के साथ खुलवा दिया और हमें 200 मीटर दूरी पे धरना के लिए करने दिया। उसके बाद जब हमने दूसरा चीज निकाला, उसको जब हमने वो किया, डीएम को लेटर दिया, तो मैं 10 दिन तक भूख हड़ताल पे था। बिल्कुल। मुझे देखने के लिए, पूछने के लिए ना तो तहसीलदार आया, ना तो एसडीएम आया, ना डीएम वहां पे एक दिन भी आया 10 दिन के भीतर। लेकिन जिस दिन मुझे उठाना था उस दिन एसडीएम भी, तहसीलदार भी, एसएचओ भी, सारे लोग वहां मौजूद होके जबरदस्ती मुझे उठा के ले गए। उसके बाद जब वहां से हम फ्री हुए तो हमने फिर इसके कागज निकाले कि वन विभाग का है क्या है, तो पता चला कि रिजर्व फॉरेस्ट का है, रिजर्व फॉरेस्ट लैंड है। तो जब उसके सर्वे ऑफ इंडिया का हमने नक्शा निकाला, इसरो का नक्शा निकाला, तो उसमें ये रिजर्व फॉरेस्ट निकली। तो रिजर्व फॉरेस्ट में आप शराब का काम कर रहे हैं। फिर हमने दोबारा इंक्वायरी करी तो हमने संयुक्त निरीक्षण के लिए डीएम को मिलने गए। डीएम ने कहा 10 दिन का टाइम दे दीजिए, मैं करवाती हूँ और तुरंत कार्रवाई करेंगे। जब संयुक्त निरीक्षण भी हुआ तो एक जो पहली डेट मिली 6 तारीख का, उसमें ये सब भाग गए, कोई नहीं आया। उसके बाद नेक्स्ट डेट मांगी 17 तारीख की, 17 नवंबर की, तो ये नेक्स्ट 17 में पता चला तो वन विभाग ने इसको स्वीकारा कि ये भैया हमारी रिजर्व लैंड है। लेकिन राजस्व क्या करता है, 1931 का एक नक्शा आता है जो कोई सर्टिफाइड नहीं था, नीचे किसी के साइन नहीं थे, केवल नक्शा था और ऊपर लिखा था 1931। तो 1931 का नक्शा लाते हैं वहां पे दिखाने के लिए, कहते हैं कि ये देखिए हमारी लैंड है ये। हमने पूछा भैया इसमें कोई तुम्हारे को सर्टिफाइड नहीं है, कहीं से नहीं है, कहाँ का? और 1931 अंग्रेजों के जमाने में कहाँ होता था ये वन विभाग, राजस्व विभाग, तब क्या होता तो पूरे राजा की वो थी। और ऊपर से 1931 और 36 का नक्शा मेरे पास पड़े हुए फाइल में, तब उर्दू फारसी में होती थे नक्शा। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, और वो हिंदी में लिखा हुआ नक्शा लिया है, मतलब फैब्रिकेटेड लाए थे, एक तरह से बना। बिल्कुल। फिर हमें जब शक हुआ इस चीज को लेकर के तो हम अगले दिन ही तुरंत पहुंच गए टिहरी। तो टिहरी गए, रिकॉर्ड रूम में खंगाला पूरा, तो ये जो बस्ता होता है पूरा मुनि की रेती का, उस पे उन्होंने चेक किया तो उनको कोई नक्शा नहीं मिला मुनि की रेती का, केवल ढालवाला का था और तपोवन का था। तो उनको कोई नक्शा नहीं मिला जिसका उल्लेख राजस्व विभाग ने अपनी संयुक्त रिपोर्ट में की थी। तो हमने फिर उसमें लिखित लिया, जो लेखाकार था वहां का, मैंने कहा इसमें लिख दो, कल क्या पता चला अंदर ये इतना जब रूल्स खुद तोड़ रहे हैं तो अंदर क्या पता नक्शा पहुंचा भी देंगे। आप अभी लिख करके दो कि भैया यहाँ का कोई नक्शा मौजूद नहीं है 1931 का। उन्होंने लिखित दिया तो उसका सर्टिफाइड कॉपी भी हम ले आए। उसके बाद हम डीएफओ को बोलते हैं कि देखो भैया आपका विभाग के उसमें वो है और राजस्व भी फर्जी नक्शा लेकर के घूम रहा है, तो आप कार्रवाई करो। तो डीएफओ कहता है देखिए हमारी करें, हमें टिहरी की डीएम मैडम कह रही है हमारी है, जब दो की लड़ाई होती है तो हम डिसीजन नहीं ले सकते, किसी तीसरे को डिसीजन लेना है। तो हमने कहा कौन लेगा डिसीजन, फिर कहते हैं कि अभी देखते हैं। तो इनके ऊपर इतना प्रेशर है मंत्री जी का और विभाग का कि ये लोग कोई भी डिसीजन नहीं ले रहे हैं, कोई भी काम करने को राजी नहीं है, लेकिन सब ने अपनी अपनी तरफ से अपनी अपनी पल्ले झाड़ दिए हैं। अब हमारी कोर्ट की तैयारी है, कोर्ट में हमारी पूरी तैयारी है। जो वहां का डीएम है, एसडीएम का उसमें लिखा था कि टाइम टू टाइम सर्वे करेगा। 2018 से कहां सोए थे ये एसडीएम, डीएम, ठीक है, और डीएफओ, जो रेंजर, बीट अधिकारी, सब लपेटे में आएंगे। और मैंने क्या कहा, इस ठेके को जितना हटाने में लेट करेंगे उतनी इनकी खुदाई होती रहेगी, कई चीज निकालते रहेंगे। तो हमने और चीज निकाली, तो 3.32 हेक्टेयर जमीन शिवपुरी से लेके तपोवन तक कब्जा कर चुके हैं ये रिजर्व फॉरेस्ट। यही इस पे ही आ रहा था मैं, इस पर भी कब्जा हुआ है जी। उसको लेकर भी शायद मंत्री जी का कोई बयान आया, उन्होंने कहा है कि ठेका तो नहीं है ठेका, उसके अलावा जो एंक्रोचमेंट वहां पर घर वर भी बना दिए गए शायद लोगों द्वारा, उनके ऊपर भी बात आ रही है कुछ ऐसी। अब ये क्या कर रहे हैं कि लोगों को भड़काने का काम कर रहे हैं कि अगर भैया ठेका हटेगा तो इसका मतलब सारे के सारे हटेंगे। मुनि की रेती के 1-2 वार्ड है, पूरा कब्जे के लोग हैं। तो हमने कहा देखो भाई हमें ठेके से मतलब है, हम किसी से नहीं जानते, वो उनका अपना काम है, हमें केवल धर्मनगरी के द्वार पे हमें ठेका नहीं चाहिए। किसी ने घर बार अपना बनाया है तो बेचने वाले ये अधिकारी थे, इन्होंने पैसे खाए तो उस व्यक्ति को नुकसान होगा। जो बसे भी हैं तो उनको आप हटा भी नहीं सकते, क्योंकि तुम ही लोगों ने उनको बसाया है और तुम लोग, हमें को उससे कोई मतलब नहीं है, हमारा कोई ठेका हटाने से मतलब है। इसी के पक्ष एक और चीज में मैं आपको बता दूं, गरुड़ चट्टी में जो ठेका है वो राजाजी टाइगर रिजर्व एरिया है और कोर जोन है, वहां पे भी इन्होंने नियम को ताक रख करके वो ठेका खुलवा दिया। उसके भी हमारे पास पुख्ते कागज हैं, जबकि उसमें जो डायरेक्टर है टाइगर रिजर्व के वो साफ लिखते हैं कि ये कोर जोन है, यहाँ पे विचरण होता रहता है हाथी का और हमारे जानवरों का, यहाँ पे ये नहीं खुलना चाहिए। तो उन्होंने वहां पे पूरे गंगा जी के ठीक ऊपर वो ठेका खोल दिया है, उसमें राजा जी का वो राजा जी टाइगर कॉरिडोर में। बिल्कुल। तो ये भी बड़ा सवाल है, देखिए वन संपदाएं
बेच चुके हैं, और ये अभी का मामला नहीं, कई वर्षों पहले जी। वहां बस गए होंगे। हाँ जी। तो कौन वो अधिकारी रहे होंगे जिन्होंने आरएफ की जमीनें बेच दी, और कौन अधिकारी शामिल होंगे? क्योंकि आपने कहा कि कोई लैंड रिकॉर्ड नहीं है, बिल्कुल। राजस्व के पास अपना लैंड रिकॉर्ड नहीं है, और वन विभाग तो कह रहा है कि हमारी लैंड है। जी। उन्होंने एक शायद आपको एक वो भी दिया है जिसमें उन्होंने कहा है कि चारों तरफ से आरएफ से ढकी हुई, हाँ जी। वो एक पूरी जो रिपोर्ट दी है। अब सवाल ये है कि जब राजस्व का नक्शा ना होना, उसके साथ आरएफ चारों तरफ से है, तो ये जमीनें कैसे बिक गई? बिल्कुल। रेयल जी, सवाल तो यही है। जी। और वो आम इंसान जिन्होंने घर बनाए हैं, उनकी आखिर क्या गलती? उनकी देखिए कोई गलती नहीं है। हर आदमी देखिए अपने लिए पैसे जोड़ता है, जीवन भर कमाता है और अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए एक घोंसला बनाता है जिसमें वो रह सके। और इनको बेचने वाले कोई गलत तरीके से बचना कोई भी नहीं चाहता है कि हमारे पे भविष्य में कोई दिक्कत आए। इनको बेचने वाले ही कोई ना कोई अधिकारी होंगे, कोई ना कोई प्रॉपर्टी डीलर होगा जिन्होंने इनको वहां पे बसाया है। ठीक है, तो उनकी कोई गलती नहीं है। और ऐसे तो पूरा आप देखेंगे तो बहुत सारा कब्जा हो रखा है तपोवन में, नदी नालों के ऊपर कब्जा हो रखा है, सारे नियमों को ताक पे रखा हुआ है। बिल्कुल। अब सवाल यही है कि ये नियम और कानून आखिर है किसके लिए? और जैसे आपने कहा कि तपोवन में तो कई बड़े बड़े होटल्स बन चुके हैं नदी नालों के ऊपर। अब सवाल यही है, नियम जो है वो आम लोगों के लिए तो है। अब सवाल यहाँ पर यह है कि एक लड़ाई जो एक ठेके को लेकर शुरू हुई, उसकी जो आग है वो कहां तक फैल रही है, ये साफ रयाल जी ने बोला है और ये बताया भी है। और एक चीज और है, आपने देखा होगा अभी एनक्रोचमेंट के नाम पे इन्होंने पूरे पहाड़ों में जी बिल्कुल अतिक्रमण हटाने का, उसमें भी हम साथ थे। बिल्कुल। और आपने देखा होगा कि जो हमारे भाई लोग पलायन रोक करके झुग्गी झोपड़ी बना करके कोई गांव की दाल बेच रहा है, कोई गांव की सब्जी बेच रहा है, उनकी दुकानें तोड़ी। बिल्कुल। उन्होंने पक्का कंस्ट्रक्शन नहीं किया है, वो छोटे छोटे खोखे लगा करके बेचारे, कोई एक्सीडेंट हो जाता है उनकी मदद करने पहुंच जाते हैं। हाईवे पे किसी को पानी चाहिए, उनको पानी मिल जाता है, दाल बेच करके अपनी रोजी रोटी चला रहे हैं। पलायन रुका हुआ है, आज गाँव बचा हुआ है पलायन से। लेकिन ये अतिक्रमण हटाने के नाम पे उनको जाते हैं बुलडोजर से, उनको हटा देते हैं। लेकिन पक्के पक्के जो बिल्डिंगें बन गई हैं नदी नालों के ऊपर, इनको छेड़ने की भी हिम्मत नहीं होती है। उनके लिए सब कुछ है, जैसे हमने कहा हमारे पास सब कुछ है, हम पे सारे कागज हैं, सारे एविडेंसेस है, उनको ये हिला नहीं पा रहे हैं, ठेके को हटा नहीं पा रहे हैं, एनक्रोचमेंट को हटा नहीं पा रहे हैं। लेकिन उन भाइयों को जरूर परेशान करेंगे जो गांव में अपने 2-4 रोजी रोटी कमा रहे हैं। मैंने यही कहा ना कि ये नियम कानून सिर्फ पहाड़ के लोगों के लिए जो अपना छोटा मोटा व्यवसाय कर रहे हैं। उस समय आरएफ भी याद आता है। उस समय जब एक सड़क जा रही होती है गांव के लिए, तो उस समय आरएफ रोड़ा होता है, वहीं कई हेक्टेयर आरएफ की लैंड कट जाती है, एक शराब का ठेका वहां बसा दिया जाता है। तो उस समय आपका ये आरएफ का लैंड को लेके एक और खुलासा जो आज ही हमें पता चला है, हमने कागज भी इकट्ठे कर लिए हैं। कानाताल में मंत्री जी के ही कोई आदमी है, उन्होंने वहां पे एक होटल खोला है, रिजॉर्ट खोला है, नाम मैं अभी आपको बता दूंगा। वो रिजॉर्ट में रॉयल करके है, रॉयल मैं बता देता हूँ आपको, अभी मेरे पे आ ही गया। कानाताल में रॉयल एप्रिकॉट। रॉयल एप्रिकॉट, ठीक है, रॉयल एप्रिकॉट है, यस। तो रॉयल एप्रिकॉट होटल बना हुआ है जिसमें मंत्री जी उद्घाटन में पहुंचे थे, रेंजर उद्घाटन में पहुंचे थे। उसकी जो सड़क कटी है होटल तक, वो फॉरेस्ट की जमीन से कटी हुई है। ये सबसे बड़ा खुलासा है। ठीक है। हाँ। और वो सुनने में ये भी आ रहा है कि वो राणावत जी का होटल है, वो जो ठेका है जिनका वहां पे जो खारसोत में ठेका है, उनका होटल है ये। तो वो होटल को देखिए, रास्ता पहुंचाने के लिए पूरी जंगल काट दी जाती, पेड़ काट दिए जाते हैं, लेकिन गांव में कई वर्षों से सड़कें पेंडिंग हैं। उनके लिए कहते हैं ये कि रिजर्व फॉरेस्ट आ रहा है, पेड़ आ रहे हैं इतने, और उन गांव को आज भी विकास से दूर रखा गया है। आज भी उनके लिए, आज भी मतलब वो ये पुराने जमाने के टाइम पे पैदल चल रहे हैं कई किलोमीटर दूर तक पानी लाने के लिए, अपने मरीजों को ले जाने के लिए। ये मंत्री जी कहते हैं कि 11 लोग मर गए हमारे, इसलिए हमने ठेका अपने उसमें खुलवा दिया। बिल्कुल ठीक है, लेकिन आज गांव में पानी नहीं पहुंच रखा, घर घर उनके लिए अभी तक पानी नहीं पहुंचा पाए, सड़कें नहीं है वहां, सड़कें नहीं पहुंचा पाए, स्कूलें खंडर हो रहे हैं, बसें नहीं, उन बच्चों को पैदल जा रहे हैं स्कूल कई किलोमीटर दूर तक, उनको सड़कें नहीं दे पाए, आप स्कूल नहीं पहुंचा पाए, स्कूल खंडर होते जा रहे हैं, अस्पताल नहीं पहुंचा पाए। तो जो पहुंचानी चाहिए वो आप पहुंचा नहीं रहे हैं, लेकिन जो आपको बेनिफिट पहुंचा रहे हैं, जहां से आपकी 7 पीढ़ी के लिए पैसा इकट्ठा हो रहा है, उनको आप सारी सुविधाएं दे रहे हैं। बिल्कुल। अब ये लड़ाई जो है कोर्ट के दरवाजे तक जाने वाली है। सीधे तौर पर उत्तराखंड में यही अब दस्तूर हो गया है कि जो लड़ाई सड़कों पर लड़ी जाती है वो शायद सरकारों के कानों तक नहीं पहुंच पाती। अब कोर्ट का एक आखिरी रास्ता बच गया है जहां पर यह फैसला होगा कि आखिर ये जो जमीन है, ये रिजर्व फॉरेस्ट में जो अभी दर्ज नजर आ रही है, आखिर है किसकी? क्योंकि रेवेन्यू राजस्व भी अपनी यहां पर ये बोल रहा है कि ये जो जमीन है उसकी है। तो ये जो बीच की लड़ाई है, कोर्ट इस पर आखिर क्या फैसला करता है और जो तैयारी है आखिर क्या जाती है, और जो ये लड़ाई और जो संघर्ष बीते कई दिनों से जो रयाल जी और उनके साथी कर रहे हैं, इसका क्या निर्णय निकल कर आता है।
सवाल वही है कि कब तक वन संपदाएं बिकती रहेंगी उत्तराखंड में। हम भी लगातार अपडेट करते रहेंगे, तब तक जुड़े रहिएगा और देखते रहिएगा उत्तराखंड।